दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 11th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट को समझा था, उसके ऊपर हमने कुछ कैलकुलेशन की थी। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। आज का जो एपिसोड है इसमें हम समझेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं तो उसका बिहेवियर किस तरह का होगा, उस चीज को आज हमें एनालाइज करना है। तो उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। और एक और चीज हम यहां पे ऑब्जर्व करेंगे कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, सिंगल चार्ज पार्टिकल, डाइपोल की बात नहीं हो रही यहां पे, सिंगल चार्ज पार्टिकल को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो उसका बिहेवियर किस तरह का होगा, उसको भी जरा हम समझने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में। तो पहले मैं आपको सेटअप समझा देता हूं कि किस तरह का सेटअप है, और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को पहले परफॉर्म करते हैं और फिर बोर्ड पे चल के इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या चाहिए, मुझे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज चाहिए और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि मेरे पास दो स्फेरिकल बॉल हैं। ठीक है, और एक इनका साइज ऑलमोस्ट इक्वल ही है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट ऑलमोस्ट इक्वल है। तो एक के ऊपर मैं प्लस क्यू चार्ज दूंगा तो दूसरे के ऊपर माइनस क्यू चार्ज दूंगा। अब ऐसा कैसे करेंगे भाई, एक पे प्लस क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू कैसे देंगे? उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है हमारे पास इंडक्शन चार्जिंग। आपको याद होगा हमने इंडक्शन चार्जिंग की हेल्प से इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इनके ऊपर हम दे सकते हैं। बट हम यहाँ पे इंडक्शन चार्जिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट चार्जिंग से इनके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज देने की कोशिश करेंगे। कॉन्टेक्ट चार्जिंग कैसे? कॉन्टेक्ट की हेल्प से हम देंगे इनके ऊपर चार्जेस। और उसके लिए हमारे पास एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं विमसर्ट मशीन। ठीक है, तो ये हमारे पास विमसर्ट है। अब विमसर्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, जब इसको हम रोटेट करते हैं दोस्तों, अब इसका वर्किंग मैं किसी और दिन समझाऊंगा आपको। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये जो इसके इलेक्ट्रोड निकले हुए हैं, यहाँ पे एक पे प्लस क्यू चार्ज होगा तो दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज होगा, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो मेरे पास दो स्फेरिकल बॉल हैं, मैं इनको यहां से टच करके, यहां से कांटेक्ट करा के उस चार्ज को इनके ऊपर ट्रांसफर करूंगा। तो एक पे क्या आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज, और एक पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। उसको हम इलेक्ट्रोस्कोप से चेक भी कर सकते हैं कि ऑपोजिट चार्ज है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पे इंडक्शन चार्जिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे एक तरह से कॉन्टेक्ट चार्जिंग का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इस तरह से मैं इसको चार्ज करूंगा इक्वल एंड ऑपोजिट। जब ये चार्ज हो जाएगा, जब इनके ऊपर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, तो उसके बाद हम इसको यहां पे रखेंगे बीच में इनके, और यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे। एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, पैरेलल लाइंस यहां पे बनेंगी, जो पैरेलल कंडक्टिंग शीट्स हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, और एक तरह से परपेंडिकुलर टू द शीट्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेंगी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर हम इस डाइपोल को रखेंगे और देखते हैं कि इसका बिहेवियर जो है वो किस तरह का होता है। ठीक है, उसको जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हमें ये चार्ज नहीं है, जब कोई भी चीज चार्ज नहीं है, तो आप देख सकते हो जैसे मैं इसको कहीं पे भी छोड़ूंगा, सोचिए मैंने इस पोजीशन पे इसको छोड़ा है, ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, ये ऑलमोस्ट वहीं रुका रहता है। ठीक है, ये इधर उधर रोटेट नहीं कर रहा। अब चलिए मैं इसको किसी डिफरेंट पोजीशन पे रख देता हूं। सोचिए मैंने यहां पे इसको रोक दिया है, यहां पे रोक दिया तो यहां पे रुका रहेगा ये। इसका मतलब है जहां पे इसको रोक दोगे वहीं पे रुका रहेगा, जब ये चार्ज्ड नहीं है तब। अब जब इसको मैं चार्ज करूंगा उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको चार्ज करता हूं यहां से। तो उसके लिए मुझे सुनील की जरूरत पड़ेगी। तो सुनील जी एक बार आप आएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्कोप से ये भी चेक करेंगे कि इनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जरा इसको पहले यही एक बार चेक कर लेते हैं कि इनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज है या नहीं है। तो सुनील जी एक बार इसको जरा रोटेट करें विमसर्ट को। तो दोस्तों यहां पे इनके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आ गए होंगे, तो मैं इसको टच करा देता हूं और मैंने इनको चार्ज कर लिया। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट चार्जिंग। एक बार फिर से जरा रोटेट कीजिएगा सुनील जी। ओके, तो यहां से मेरे पास कुछ चार्जेस आ गए। अब जरा इलेक्ट्रोस्कोप से चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने ये स्फीयर लगाया और इसको टच करा दिया। आप देख सकते हो नीडल डिफ्लेक्ट हुई है, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज था। अब जब मैं दूसरे को ला रहा हूं तो आप देख रहे हो कि ये पास में आ रही है नीडल। ठीक है, इसका मतलब एक बात श्योर है कि इसके ऊपर क्या है, ऑपोजिट चार्ज है। इसके ऊपर आपका ऑपोजिट चार्ज है, मतलब दोनों एक तरह से इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आप कह सकते हो। ठीक है, अब इनको फिर से एक बार चार्ज करते हैं और वापस से इसको जरा यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो मैं इनको एक तरह से डिस्चार्ज इन दोनों को टच करा देता हूँ सो दैट ये दोनों डिस्चार्ज हो जाएं। ठीक है, और अब सुनील जी एक बार दोबारा से रोटेट करो, इसको चार्ज कर लेते हैं।
ओके, अब इनके ऊपर एक तरह से चार्ज आ गया, मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूं, बल्कि मैं ऐसे भी कर सकता था। जरा रोटेट कीजिए। ओके, मैं सीधा इसको ऐसे टच करा देता हूं। ओके, तो अब इनके ऊपर चार्जेस आ गए हैं दोस्तों, ठीक है। अब जरा मैं इसको यहां पे इस पोजीशन पे रख रहा हूं, अब जरा देखिएगा, ठीक है। ये बेसिकली इस पोजीशन पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है, तो जरा देखिएगा क्या होगा, ठीक है। मैं जरा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं और इसको जरा बिल्कुल मिडिल पोजीशन पे ऐसे रख देता हूं, ठीक है। इसको जरा रोकने की कोशिश करता हूं मैं यहां पे। ओके, तो अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बिहेवियर किस तरह का होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम यहां पे एक वोल्टेज को ऑन करते हैं एंड यहां पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हो गई है। तो आप देख सकते हो कि ये रोटेट किया है, एक तरफ रोटेट किया है और ये एक तरह से लाइंस के साथ अलाइन होने की कोशिश कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दे दूं, सोचिए ये थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हो रहा है, जो आप आवाज सुन रहे हो ना, ये यहां पे नहीं हो रहा, इसके नीचे से डिस्चार्ज हो रहा है ये। बट एनीवे, अब जरा देखिएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दूं, इसको हल्का सा डिफ्लेक्शन दे रहा हूं और इसको मैं यहां वाली पोजीशन से छोड़ रहा हूं, अब देखो वापस इस तरफ नहीं आया, ये जो बाहर वाला स्फीयर है ये वापस इस तरफ नहीं आया, उल्टा इधर ही आया है, ठीक है। जबकि मैंने उसको उसके नजदीक छोड़ा था। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो स्फीयर है ये एक तरफ आ रहा है और ये इधर ही आएगा, दूसरे वाला जो स्फीयर है वो उधर जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहां पे एक काइंड ऑफ टॉर्क पैदा हो गया है दोस्तों, एक टॉर्क आ गया है जो इसको रोटेट कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से रोटेट हो रहे हैं और एक बार एक साथ ये अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको जरा समझते हैं बोर्ड पे। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम वापस एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम सिंगल चार्ज पार्टिकल को लेते हैं और उससे उसका जरा देखते हैं कि उसका इफेक्ट कैसा है, वो कैसे बिहेव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बोर्ड पे एंड इसका एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा, अब इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर कुछ कैलकुलेशन है, कुछ एनालिसिस है, वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट में चीजें देखी हैं उसको मैं बोर्ड पे जरा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। टॉप व्यू में अगर आप देखोगे तो आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक इधर है और एक इधर है। तो एक तरफ आप पॉजिटिव प्लेट बोल सकते हो और एक तरफ आप नेगेटिव प्लेट बोल सकते हो। हमें ये नहीं पता कि कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। मैं मान के चलूँ कि इधर मेरा पॉजिटिव है और दूसरी तरफ मेरा नेगेटिव है, तो ये मेरी फील्ड लाइन्स है, पैरेलल फील्ड लाइन्स आएंगी, आप जानते हो इधर मेरा पॉजिटिव है और इधर मेरा नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो सेटअप हो गई हैं। अब हमने क्या किया, हमने इसके अंदर डाइपोल रख दिया। अब डाइपोल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब आप फ्रंट कैमरे से देख रहे थे तो हमने कुछ इस तरह का डाइपोल बनाया था, इस तरह का आपको नजर आ रहा होगा। दो स्फीयर लिए थे और उनके ऊपर हमने चार्ज दिया था, एक पे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप डी बोल दीजिए, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये तो हमने बस हैंडल करने के लिए बनाया इसको, सो दैट हम इसको इजीली हैंडल कर सकें। और यहाँ पे हमने इसका पॉइंट रखा हुआ है जिसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो टॉप व्यू से ये आपको लाइन नजर नहीं आएगी, आपको एक सीधी ऐसे सीधा ही एक नजर आएगा, क्योंकि एंगल तो साइड व्यू से सामने से नजर आ रहा है ना भाई। टॉप व्यू से आपको एक सीधा लगेगा कि एक तरफ प्लस क्यू और एक तरफ माइनस क्यू है, एक तरफ प्लस क्यू चार्ज वाली बॉल है और दूसरी तरफ माइनस क्यू चार्ज वाला स्फीयर है। दूसरी बात, ये जो चार्जेस हमने लिए हैं ये चार्जेस ज्यादा लार्ज अमाउंट के नहीं है कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी हुई है जिन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रखी है उसके कंपैरिजन में ज्यादा अमाउंट के नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि अगर इनका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गए, चार्जेस अगर ज्यादा हो गए तो दिक्कत ये आएगी कि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टोर्ट कर देंगे, जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उसको डिस्टोर्ट कर देंगे। तो जानबूझ के ये जो चार्ज है इतने ज्यादा नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे श्योर करोगे कि ये इतने ज्यादा चार्ज नहीं है? तो हमने जो उसकी चार्जिंग की थी और हम यहाँ पे जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम फील्ड सेटअप करने के लिए जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा लार्ज है और उससे इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कि इनकी जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसको इतना ज्यादा डिस्टोर्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये हमने पहले से इसको ध्यान में रखते हुए किया है।
तो अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊं तो टॉप व्यू में कह सकता हूं कि मेरा जो डाइपोल है वो कुछ एंगल पे हमने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ये हमारा मान लीजिए ये वो पॉइंट है, ये पॉइंट जहां जिसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है। अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो आपको एक सीधी लाइन नजर आएगी, ठीक है, और ऐसे एक स्फीयर यहां पे नजर आएगा, एक स्फीयर यहां पे नजर आएगा, ठीक है। तो इसको मैं प्लस क्यू बोल देता हूं और इसको मैं माइनस क्यू बोल देता हूं, ठीक है भाई। इस तरह से आपको ये नजर आएगा। और किसी इंस्टेंट पे मान लीजिए ये एंगल बना रहा है थीटा, ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। अब जरा देखिए, अब होगा ये कि यहां पे इनके ऊपर फोर्सेस लगेंगे, और फोर्स आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड से आप फोर्स को दिखा सकते हो। तो कैसे दिखाओगे? इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, Q इंटू ई, ठीक है, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो आपका इस तरफ लगेगा, Q इंटू ई, ठीक है भाई। माइनस नहीं लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्योंकि माइनस से डायरेक्शन में आ गया है भाई, ठीक है। तो यहां पे भी Q इंटू ई फोर्स लगेगा, यहां पे भी Q इंटू ई फोर्स लगेगा, और उससे क्या होगा दोस्तों? उससे एक तरह का टॉर्क इसके अंदर आएगा, एक टॉर्क पैदा हो जाएगा। आप बोलोगे सर टॉर्क क्यों पैदा होगा? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, ये पॉइंट फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। इधर मेरा फोर्स लग रहा है, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मैं d बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप बताओ ये जो डिस्टेंस बनेगी ये क्या बनेगी? यहां से लेके यहां तक की वो बनेगी d/2, ठीक है जी। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी वो d/2 आएगी। तो अगर मैं यहां पर टॉर्क निकालूं, इस पे कितना टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क की जो वैल्यू आएगी, मैं उसको टाउ से दिखा रहा हूं। टाउ क्या है बताओ जरा? टाउ को मैं टॉर्क बोल रहा हूं भाई, ठीक है। टाउ इज टॉर्क। तो टॉर्क की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, इट कम्स आउट टू बी, जो ये फोर्स है ये इनटू दिस, यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये आपको पता होगा कि टॉर्क कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा Q इंटू ई इंटू, बताओ, और E ये मैग्नीट्यूड ले रहा हूं भाई, डायरेक्शन को बाद में देखेंगे, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। Q इंटू ई तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, इंटू दिस परपेंडिकुलर लेंथ, और ये परपेंडिकुलर लेंथ क्या बनेगी बताओ जरा? d/2 साइन थीटा, ये बन जाएगी दोस्तों। ये इसके ऊपर टॉर्क लगेगा और उतना ही टॉर्क यहां पे लगेगा क्योंकि उतना ही फोर्स इधर है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही उतनी है, इधर थीटा है तो इधर भी थीटा ही होगा। तो नेट टॉर्क अगर पूरे डाइपोल के ऊपर मैं पूछूं तो आपको क्या करना है बताओ? उसका डबल कर देना है, तो डबल करोगे तो d/2 हट जाएगा, सही है भाई। तो ये मेरे पास टॉर्क की वैल्यू आएगी Q e d साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ जरा, Q इंटू डी को मैं क्या बोल सकता हूं? P बोल सकता हूं, E इंटू पी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है भाई, ध्यान देना, ठीक है। E इंटू पी साइन थीटा, ये मेरे पास टॉर्क आ गया। अब आप बोलोगे सर टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, बात तो सही है भाई, टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन भी लिखना चाहूं, ये तो मैग्नीट्यूड लिखे हैं मैंने, बट जो पूरा प्रोडक्ट आएगा इसकी एक डायरेक्शन होगी भाई, किधर होगी? जिधर टॉर्क की डायरेक्शन होगी उधर ही तो होगी भाई। तो टॉर्क की डायरेक्शन भी इसके साथ अटैच करो भाई, ये तो मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन भी तो अटैच करो। तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर आएगी? आप जानते हो ऐसे रोटेट करेगा, तो जिधर ये रोटेट कर रहा है उधर फिंगर्स को रोटेट करो, जो थंब है वो आपको टॉर्क की डायरेक्शन दे देगा। तो टॉर्क की डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी। तो अगर मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन को x बोल दूं, इस डायरेक्शन को मैं y बोल दूं, तो z बाहर की तरफ आएगा, तो इसका मतलब ये माइनस z कैप की तरफ आएगा भाई। अंदर की तरफ जो डायरेक्शन है वो मेरी माइनस z कैप हो गई है। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस z कैप, क्योंकि जो x एंड y हमने माना है इसके अकॉर्डिंग z बाहर की तरफ है, लेकिन जो टॉर्क है वो तो अंदर की तरफ है ना भाई, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो जिधर रोटेट कर रहा है डाइपोल उधर फिंगर्स को रोटेट करो, थंब जो है वो आपको टॉर्क की डायरेक्शन दे देगा। तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर आएगी? माइनस z कैप की तरफ। ये मेरे पास टॉर्क आ जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या मैं इसको अलग तरह से लिख सकता हूं, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है और डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर होता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं टॉर्क को, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? जरा देखो, अगर यहां पे डाइपोल मोमेंट को देखोगे तो डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होगा? -2 प्लस, इस तरफ होगा डाइपोल मोमेंट, ऊपर की तरफ। ये मेरा डाइपोल मोमेंट होगा और इधर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर मैं इसको P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर कर दूं तो जरा देखो क्या बनेगा। क्रॉस प्रोडक्ट से मैं लिख रहा हूं भाई, P वेक्टर किधर होगा मेरा? P वेक्टर -2 प्लस इस तरफ होगा, और E वेक्टर आगे की तरफ होगा। तो P क्रॉस E करोगे तो अंदर की तरफ ही तो आएगा भाई, और वैल्यू भी यही बनेगी, P का मैग्नीट्यूड इंटू E का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो एंगल बिटवीन कितना है इनके बीच में? P इधर है और E इधर है, तो एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो साइन थीटा आपने लिख दिया, और जो डायरेक्शन आएगी टॉर्क की वो अंदर की तरफ आएगी, तो माइनस z कैप मैंने डायरेक्शन को लिख दिया, ठीक है। ये आप इस तरह से टॉर्क को लिख सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि टॉर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ये बड़ा आसान कंसेप्ट था भाई, और हमने देखा कि अल्टीमेटली ये रोटेट कर रहा है, अल्टीमेटली ये रोटेट कर रहा था। बट प्रॉब्लम ये है कि रोटेट करते हुए ये रुक गया।
असल में तो इसको ऐसा होना चाहिए कि रोटेट करते रहना चाहिए, मतलब ऐसे जाएगा फिर थोड़ा इनर्शिया गेन कर लेगा, इनर्शिया गेन कर लेगा तो थोड़ा मतलब अलाइन नहीं हो पाएगा, मतलब बिल्कुल अलाइन नहीं हो पाएगा। अगर आप इस मेरे हाथ को देखें तो मान लीजिए ऐसे एंगल पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे थी, इस तरफ थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डाइपोल कुछ एंगल पे था, तो ऐसे घूमेगा तो इनर्शिया ले लेगा ना, तो वापस आगे तक जाएगा और फिर वापस ऐसे से ऑसिलेट करना चाहिए ना। इसको ऑसिलेट नहीं कर रहा था, वो अलाइन करने की कोशिश कर रहा था। वो इसलिए बिकॉज जिस जगह पे रुका हुआ है, जहां पे हमने होल्ड किया हुआ है, वहां पे थोड़ा बहुत फ्रिक्शन भी है, तो उसकी वजह से भी डैम्पिंग आएगी इसके अंदर, और अल्टीमेटली जो ऑसिलेशंस हैं वो डैम्प आउट हो गए, अल्टीमेटली वो क्या होगा, एक तरफ अलाइन हो जाएगा। ठीक है, वो एक तरफ अलाइन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जो आपने एक्सपेरिमेंट में जो मूवमेंट देखा वो क्यों हो रहा था, उसके पीछे की कहानी क्या थी। अब एक और चीज चलते हैं और वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को भी समझते हैं कि जब ये रोटेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ वर्क किया होगा इसके ऊपर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बहुत आसान है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लो और फोर्स से टॉर्क आ गया, उस टॉर्क की हेल्प से आप क्या कर सकते हो बताओ, आप वर्क डन निकाल सकते हो। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि भाई कैसे हम वर्क डन निकालते हैं, जब कोई चीज रोटेट करती है, रोटेशनल मोशन में वर्क डन कैसे हम निकालते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इट कम्स आउट टू बी, बताओ क्या बनेगा, जो टॉर्क है वो डॉट डी थीटा, ये मेरा वर्क डन बनेगा भाई। अगर डी थीटा मूव कर रहा है तो, और अगर थीटा ज्यादा मूव कर रहा है तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब यहां पे ये देखना है कि डी थीटा की डायरेक्शन क्या होगी और टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। मैं आपको बता दूं, जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होता। ठीक है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब जरा देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है। टॉर्क की वैल्यू तो ये है, और टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो माइनस जेड कैप की तरफ है, अंदर की तरफ है। लेकिन थीटा किधर इंक्रीज हो रहा है, थीटा यहां से इस तरफ पॉजिटिव है भाई, थीटा जो है इस तरफ जो है वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो इसका मतलब थीटा जो है वो इस तरफ बढ़ रहा है, मतलब इस तरफ है उसकी डायरेक्शन। तो अगर मैं फिंगर्स को रोटेट करूंगा, थीटा की डायरेक्शन किधर बनेगी बताओ, जेड कैप की तरफ। तो ये जेड कैप की तरफ है और ये माइनस जेड कैप की तरफ है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आप क्या कह सकते हो दोस्तों, यहां पे आप ये कह सकते हो दिस इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन पी का टॉर्क का मैग्नीट्यूड विच इज पीई साइन थीटा एंड डी थीटा का मैग्नीट्यूड डी थीटा ही हो जाएगा। माइनस क्यों आया, जब आपने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई माइनस आया है। ठीक है, ओके, अब बताइए थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। सोचिए कोई इनिशियल एंगल है थीटा आई से लेके फाइनल एंगल थीटा एफ तक जा रहा है। दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, अब ये कितना आ गया जरा देखिए, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो बन जाएगा माइनस पीई साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, तो ये माइनस हट गया, और कोस थीटा में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो कोस थीटा एफ माइनस कोस थीटा आई, ये मेरा हो जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने वर्क किया है, अगर मैं बोलूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मैं क्यों बोल रहा हूं यहां पे, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है दोस्तों वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, और जब कंजर्वेटिव फील्ड पिक्चर में आएंगी तो उनकी वजह से जो एनर्जी में जो बदलाव आएगा उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ही बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो बदलाव आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये ऑलवेज याद रखिए कि चेंज इन, हालांकि आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा भी इसको कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और यू कैन से वर्क डन बाय मी, क्योंकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगा उसका नेगेटिव कर दोगे तो उतना वर्क आप करोगे, आपको करना होगा, जो बंदा है जो उसको घुमा रहा है उसको करना होगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, या फिर आप बस इतना याद रखो कि जो भी फील्ड है वो अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अगर वो कंजर्वेटिव फील्ड है तो उसका वर्क डन निकाल लो कि वो फील्ड कितना वर्क कर रही है, और वो कैसे निकालोगे, उसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दो। अब क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा है तो टॉर्क इनटू डी थीटा करेंगे भाई। ठीक है, तो इससे आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ जाएगा, उसका नेगेटिव ले लो, वर्क डन बाय फील्ड का नेगेटिव ले लो, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल। अगर फील्ड मेरी कंजर्वेटिव है तो, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड से पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, इट कम्स आउट टू बी पीई कोस
थीटा आई माइनस कोस थीटा एफ। ये हो जाएगा मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं ये बोलूं कि भाई मेरा जो इनिशियल एंगल है वो 90 डिग्री है, उसको मैं रेफरेंस मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, यहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी को क्या अज्यूम कर सकते हो, यहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी को 0 अज्यूम कर लीजिए 1 मिनट के लिए, कि जब ये इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे इस मान लेता हूं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, तो अगर मेरा थीटा एफ कोई जनरल एंगल में थीटा ले लूं, कोई भी जनरल एंगल थीटा ले लेता हूं, ठीक है, जो फाइनल एंगल है वो कोई भी एंगल जनरल एंगल में थीटा ले लेता हूं, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 ही होगी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी बताओ जरा, उसको मैं यू से लिख रहा हूं, यू थीटा, ये बनेगी माइनस यू थीटा आई, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एंगल मेरा थीटा ही है, माइनस इनिशियल विल बी इक्वल टू पीई कोस ऑफ, बोले भाई क्या बन जाएगा, पीई कोस थीटा आई माइनस कोस थीटा, ठीक है, थीटा एफ की जगह थीटा कर दिया और थीटा आई की जगह 90 कर दो, क्योंकि आपने यहां पे रेफरेंस माना हुआ है और वहां पे आपने पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना हुआ है 0, तो इसकी जगह 0 कर दो। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, आपको निकल के आ जाएगा किसी भी जनरल एंगल थीटा पे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या आएगी, इट कम्स आउट टू बी पीई, ये 0 हो गया और यहां पे माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा कोस थीटा। ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी आएगी किसी भी जनरल एंगल थीटा पे। अगर आप 90 डिग्री पे क्या ले रहे हो, 0 पोटेंशियल एनर्जी मान रहे हो, अगर 90 डिग्री को रेफरेंस मान रहे हो तो उसके रेस्पेक्ट में किसी भी जनरल एंगल थीटा पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो ये बनेगी दोस्तों, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, जब ये बिल्कुल अलाइन कर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो वहां पे इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप ये चीज भी आप नोट कीजिएगा, ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। और जो ये जो पोजीशन आपको दिखेगी, ये जो पॉइंट आपको दिखेगा, ये जो पोजीशन होगी ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी इसकी। अगर आप इसको जब आप बिल्कुल अलाइन कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल को, तो इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। आप देख सकते हो इधर प्लस क्यू है और इधर मेरा माइनस क्यू है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो अब आपका 0 आएगा। हालांकि नेट फोर्स तो पहले भी 0 था, अगर इस पोजीशन पे देखोगे तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स तो आपका 0 ही है। अगर मैं ग्रेविटी को फिलहाल मास को इनका ना कंसीडर करूं तो मैं कह सकता हूं कि नेट फोर्स तो अभी भी 0 ही है, लेकिन यहां पर नेट टॉर्क 0 नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं था। अगर मैं इसको इसी पोजीशन पे छोड़ता, इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे छोड़ता तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगता, इसके ऊपर फोर्स इधर लगता, यहां पे फोर्स की वैल्यू भी 0 होती और यहां पे टॉर्क की वैल्यू भी 0 होती। इसका मतलब अब ये इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। तो ये इसका मतलब ये जो मिनिमम एनर्जी वाली जो स्टेट है, इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली जो स्टेट है, वहां पे ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, आप ये कह सकते हो वहां पे इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ये था भाई आपका डाइपोल की वजह से जो आपका जो हमने एनालिसिस किया है, और आपने एक्सपेरिमेंट इसका पहले देख ही लिया था, इसी तरह का हमने बिहेवियर भी देखा। लेकिन ये एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो चार्जेस हमने रखे हैं इनकी वजह से जो पहले से जो फील्ड प्रेजेंट थी उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, वो यूं की यूं रहती है। और ऐसा तभी रह पाएगा जब आप इस फील्ड को बहुत ज्यादा हाई फील्ड करोगे, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हाई होगा। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड को हाई करने के लिए हमने प्लेट्स के बीच जो फील्ड रखी है वो काफी हाई रखी है, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। अब वो कैसे हम लेके आते हैं फील्ड, वो आगे चल के आप समझोगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको एक कंसेप्ट समझ आया। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं अगर मैं कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो क्या होगा, उसको जरा पहले समझते हैं और उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो एक कदम और आगे चलते हैं दोस्तों, एंड अब जरा चार्ज को देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं चार्ज को रख दूंगा तो कैसा बिहेवियर होगा उसका। तो पहले काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ही ले लेता हूं, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो पैरेलल प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसी को ले लेता हूं, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ है, और ये ऐसे कैसे आई है, यूजिंग पैरेलल प्लेट्स हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके आए हैं। इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ मान लीजिए मेरा पॉजिटिव प्लेट है और इस तरफ मान लीजिए मेरी नेगेटिव प्लेट है, ऐसे मान लो आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस तरफ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे कोई चार्ज रख रहा हूं, मैं क्यू चार्ज रख रहा हूं। तो आप जानते होंगे कि क्यू चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लगेगा, बताओ जरा। इधर प्लस है इधर माइनस है, तो रिपेल होगा, ये भी पॉजिटिव है ना भाई, तो रिपेल होगा तो आपका ये इस तरफ जाएगा,
Q चार्ज होगा वो इस तरफ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा Q इंटू E और वो आपका इस तरफ जाएगा। आप बोलोगे सर इसमें क्या नया है, ये तो बहुत आसान था, ठीक है। जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मान लीजिए मेरे पास ये प्लेट ऐसे हॉरिजॉन्टल ना होती और इनको मैं मतलब इस तरह वर्टिकल फॉर्म में ना होती, इनको अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर देता, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल करता दोस्तों और कुछ इस तरह से कर देता, ये प्लेट मेरी इस तरह है, ये मेरा नेगेटिव है और ये मेरा पॉजिटिव है, ठीक है भाई। और सोचिए मैंने यहां पे कोई चार्ज रख दिया, कोई Q चार्ज ले लिया, पॉइंट चार्ज मैंने Q ले लिया, ठीक है। अब आप जानते हो कि इस Q चार्ज के ऊपर क्या होगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा Q इंटू E और इसका अपना एक मास भी है भाई, ऑब्वियसली इसका मास भी होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से इसके ऊपर mg फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी भी काम कर रही है भाई, mg फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मैं क्या लूं, क्या मैग्नीट्यूड इसका होना चाहिए, सो दैट ये आपका यहां पे रुका रहे, यहां पे एक तरह से स्टेबल रहे, ये ऊपर भी ना जाए ना ही नीचे आए। तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए बताओ, ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर हो जाएगा। इसका मतलब QE की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ जरा, जब मेरा mg के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप E की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो आपका किसके बराबर आना चाहिए, सो दैट ये जो चार्ज है ये आपका ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। अगर आपको इसको ऊपर की तरफ मूव कराना है चार्ज को, तो इसका मतलब क्या करोगे, आप इस फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दोगे, और अगर आपको इस चार्ज को नीचे की तरफ मूव कराना है तो आप इस फील्ड स्ट्रेंथ को कम कर दो। इसका मतलब है आप इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज का जो मोशन है उसको कंट्रोल कर सकते हो। अब हमने इसको दिखाने के लिए एक और सेटअप का इस्तेमाल किया है। सोचिए अगर मैं इस चार्ज को एक कंडक्टिंग बॉल के ऊपर दे दूं, Q चार्ज, कंडक्टिंग बॉल के ऊपर Q चार्ज दे दूं, ठीक है, और इस बॉल को मैं ऐसे दो प्लेट्स के बीच में लगा रहा हूं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, तो किस तरह का मोशन आपको देखने को मिलेगा। इवन अगर मैं ये जो बॉल ली है मैंने, जिसके ऊपर मैंने चार्ज दिया है, मान लीजिए ऐसे कोई स्फेरिकल बॉल है, मैं उसको कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉल ले रहा हूं, सोचिए मतलब वो एल्यूमिनियम की बॉल है, आप ऐसे समझ लीजिए, और उसको मैं अनचार्ज्ड कर रहा हूं। इवन आप अनचार्ज्ड भी कर दोगे ना तब भी सही है, तब भी इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। कैसे चार्ज आएगा जरा देखते हैं पहले, लेकिन आप अज्यूम भी कर सकते हो कि चलो इसके ऊपर Q चार्ज मैंने दे दिया तो क्या होगा इसके साथ, ठीक है। तो जब इसके ऊपर मान लीजिए प्लस Q चार्ज होगा और इधर मान लीजिए पॉजिटिव है और इधर मान लीजिए नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा, इस तरफ अट्रैक्ट होगा तो टकराएगा, और टकराते ही क्या होगा बताओ जरा, जैसे ये कंडक्टिंग सीट है ना, ये कंडक्टिंग बॉल है ना, तो जैसे ही ये बॉल इससे टकराएगी, बिकॉज हमने ज्यादा दूर नहीं रखा इसको नजदीक ही रखा है सो दैट ये हिट कर सके इसको, जैसे ये हिट करेगी इसको, ठीक है, जैसे यहां पे हिट करेगी क्या होगा दोस्तों बताओ, हिट करते ही जो भी इसका पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा माइनस के साथ, उल्टा कुछ माइनस चार्ज इसके ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आते ही रिपेल हो गई, फिर से यहां से रिपेल होकर फिर कहां की तरफ आ गया, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी तो यहां से आपकी ये ऑसिलेट करते हुए यहां से वापस इधर आके यहां पे हिट करेगी अब ये बॉल, ठीक है भाई, और जैसे यहां पे हिट करेगी, लेकिन ध्यान रखना जब ये बॉल यहां से यहां पे आ रही है तो इसका इस प्लेट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो अपने साथ कैरी कर रही है ये, ठीक है, तो इसके ऊपर नेगेटिव है और जैसे ही वो यहां पे हिट करेगी उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा पॉजिटिव के साथ, और कुछ पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर और आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज फिर से रिपेल होगा, इस तरफ जाएगा। तो इसका मतलब इस सेम चीज को, जो ये फोर्स आप फील कर रहे हो यहाँ पे, जो मैंने फोर्स आपको बताया है, उसको आप इस एक्सपेरिमेंट से फील कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए इसको जरा करके देखते हैं कि ये पॉसिबल भी है या नहीं है, मतलब ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो जरा इस एक्सपेरिमेंट को एक बार जरा देखते हैं। तो चलिए एक्सपेरिमेंट सेटअप में मिलते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अगला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास दो कंडक्टिंग सीट्स हैं और उनके बीच में हमने एक पिंग पोंग बॉल को हैंग किया है। पिंग पोंग बॉल के ऊपर हमने एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो एक तरह से चिपका रखी है। तो आप ये समझिए कि उसका जो सरफेस है वो कंडक्टिंग है, ठीक है। अब हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सेटअप करेंगे और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब सेटअप होती है तो पिंग पोंग बॉल का बिहेवियर किस तरह का होता है। तो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। तो मैं जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सेटअप कर रहा हूं। अब आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सेटअप हुआ, पिंग पोंग बॉल ने
ऑपोजिट प्लेट्स को हिट करना स्टार्ट कर दिया है, एक तरह से दोनों को हिट कर रही है पिंग पोंग बॉल। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण समझने के लिए हम एक बार बोर्ड पे चलते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा, अब इस एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर मैं इस बॉल को चार्ज ना लेता, सोचिए ये बॉल अनचार्ज है, सोचिए, तब भी आपको ऐसा ही देखने को मिलता। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों देखने को मिलेगा, अगर अनचार्ज है तो ये तो दोनों तरफ फोर्स बराबर लगना चाहिए। जरा देखिए दोस्तों, अगर बॉल को अनचार्ज लेता हूं और मेटेलिक बॉल है, सोचिए तो क्या होगा, ये मेरी मेटेलिक बॉल है और अनचार्ज है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरफ से इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरफ से इस तरफ है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इस तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, एल्यूमिनियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इस तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, वो इसके ऊपर स्प्रेड रहेगा। पॉजिटिव चार्ज ऐसा नहीं कि सारे के सारे इधर वाला सारा पॉजिटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं कर सकता, रिलेटिवली ये साइड पॉजिटिव रहेगी, बट वो जो चार्ज है वो इस तरफ अक्यूमुलेटेड नहीं है, सारा का सारा एक तरफ यहां पे पूरा अक्यूमुलेटेड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, आप ये समझिए, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव है वो सारा का सारा एक तरफ अक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया है। तो उससे क्या होगा, ये जो नेगेटिव है ये आपका इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, इस तरफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो पहले ये न्यूट्रल थी, लेकिन इस तरफ का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप ये कह सकते हो। या आप ये भी कह सकते हो कि जरूरी नहीं है कि बॉल को मैं मिडिल में रखूं, अगर मान लीजिए ये गैप थोड़ा ज्यादा है और ये गैप थोड़ा कम है, तो भी ये फोर्स आपका रिलेटिवली ज्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, बॉल आपकी इस तरफ अट्रैक्ट होगी, टकराएगी, टकराते ही तो फिर से नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसे टकराएगी, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कुछ पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर भी आ जाएगा, रिपेल होगी दूसरी तरफ जाएगी, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करके गई है वो यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देगी और उल्टा कुछ नेगेटिव चार्ज उधर से ले लेगी और फिर से वहां से रिपेल होगी, वापस इस तरफ आएगी, ठीक है। तो इस तरह से बॉल का जो ऑसिलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो किस तरह का फोर्स आपको देखने को मिलेगा वो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी जो है समझ आई। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड है, इस एपिसोड में हम इतना ही करेंगे, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू।